हेलो एंड वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हेल्थ और द स्टेटस ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया, यानी भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनका क्या अभी हालात हैं, मौजूदा हालात, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे एक सवाल कि आप हेल्थ से क्या समझते हैं, यानी आप हेल्थ को कैसे परिभाषित करते हैं, आप हेल्थ को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि हेल्थ का मतलब है निरोगी काया। तो जो व्यक्ति रोगों से दूर है, जिस व्यक्ति के अंदर कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसे हम हेल्दी पर्सन कहते हैं। ये हमारा कंसेप्शन है हेल्थ को लेके। लेकिन क्या यह जो हमारा डेफिनेशन है हेल्थ का, क्या ये सही है और ये कितना सही है? अगर सही है तो कितना सही है? चलिए जानते हैं WHO का हेल्थ के बारे में क्या कहना है, और फिर हम आते हैं कि हमारा जो समझ है हेल्थ को लेके वो WHO से कितना अलग है और कितना कम है। WHO के हिसाब से, सो अकॉर्डिंग टू WHO, इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़। हम जो समझते हैं कि हेल्थ का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारी का ना होना ही हेल्थ है, तो वो जो हमारी समझ है वो एक अधूरी समझ है, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं आता, फिजिकल के अलावा मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ भी आता है। मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है? मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपका जो मानसिक स्थिति है वो सही पोजीशन में होनी चाहिए। आप तनावग्रस्त तो नहीं हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी तो नहीं है, इमोशनली स्टेबल तो नहीं हो जाते आप। ये मेंटल हेल्थ का इंडिकेटर्स हैं ये। फिर सोशल वेलबींग क्या है? सोशल हेल्थ का मतलब है कि समाज से आपका कितना जुड़ाव है, समाज की गतिविधियों में आप कितने सम्मिलित होते हैं, और समाज के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं समाज को ऊपर ले जाने में। दैट इज़ सोशल वेलबींग। हम में से ज़्यादातर लोग फिजिकल हेल्थ को ही सिर्फ हेल्थ मान के बैठे हैं, और यही हमारा मिसकंसेप्शन है हेल्थ को लेके। हम कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं और सोशल वेलबींग तो बिल्कुल ही साइडलाइंड है। मेंटल हेल्थ की तो फिर भी चर्चा हो जाती है। आज के डेट में कुछ सालों से मेंटल हेल्थ को लेके सरकारें और सिविल सोसाइटीज़ भी काफ़ी गंभीर हुई हैं, लोगों में भी काफ़ी कॉन्शियसनेस आई है, अवेयरनेस आई है। लेकिन सोशल वेलबींग अभी भी एक ऐसा पिलर है हेल्थ का जो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड है, कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है। तो जब भी हम हेल्थ का बात करें तो हम सिर्फ अपनी फ़िजिकल हेल्थ पर ध्यान ना दें, बल्कि अपना मेंटल पोजीशन पर भी ध्यान दें। और हम समाज को छोड़कर हेल्दी नहीं बन सकते, ये हमें समझना होगा। बात करते हैं कि हेल्थ केयर, जो हेल्थ सर्विसेज हैं इंडिया में, उसका क्या पोजीशन है। सबसे पहली बात कि पब्लिक स्पेंडिंग हेल्थ केयर के ऊपर कितना है। पब्लिक स्पेंडिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार और जो राज्य सरकारें हैं उनका कुल मिलाकर कितना खर्च आता है हेल्थ केयर, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में। और ये हम देखते हैं कि भारत के अंदर जो एवरेज खर्च है वो जीडीपी का 1.5% है। पिछले 10 साल में यही रहा है, लगभग 1.2, 1.5, 1.9 के आसपास, यानी एवरेज 1.5%। 1.5% ऑफ जीडीपी। जीडीपी आप बस ये समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पर कि एक देश का जो कमाई होता है उसी को आप मान लें कि जीडीपी है। हालांकि जीडीपी कुछ और भी, थोड़ा और भी है, लेकिन अभी मोटा मोटी हम यही मान के चलेंगे कि जीडीपी हमारा देश का कुल कमाई। तो अगर मान लें कि हमारे देश का कुल कमाई 100 रुपया है, तो हमारी सरकारें जो हैं 1.5 रुपीज़ हेल्थ केयर पर खर्च करती है, हॉस्पिटल पर, डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर, और जो भी हमारा हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर। काफ़ी कम है। चाइना से कंपेयर करें तो चाइना का 3.2% ऑफ जीडीपी, चाइना का हमारा जीडीपी से लगभग 4 गुना या 5 गुना जीडीपी ज़्यादा है। यानी अगर हमारा 100 रुपया जीडीपी है तो चाइना का 400 रुपया के से भी ज़्यादा जीडीपी है, और उसका स्पेंडिंग 3.2% ऑफ जीडीपी है, यानी 12 से लेके 14 रुपया के आसपास में आ जाएगा खर्च। और पॉपुलेशन में कोई ज़्यादा फ़र्क चाइना और इंडिया के बीच में नहीं है।
और अगर आप देखेंगे हमारा पड़ोसी मुल्क एक और जो है भूटान, वो 2.5% खर्च करता है अपना जीडीपी का। और दुनिया के सारे देशों का अगर आप एवरेज निकालें तो ये 6% आएगा। कुछ कुछ देश जैसे अमेरिका है, वहाँ तो 18% तक खर्च होती है जीडीपी का हेल्थ के ऊपर। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकारें हेल्थ केयर को लेके उतना स्पेंड नहीं कर पाती, और जाहिर सी बात है कि सरकारों को सिर्फ हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर खर्च नहीं करना होता है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है, सड़कें बनानी होती हैं, ब्रिजेज़ बनाने होते हैं, और पॉवर्टी, हमारा जो गरीबी है उसको मिटाने में काफ़ी खर्च होता है, एग्रीकल्चर है, सर्विस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने में, पेंशन्स और सैलरीज देने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट भी, हमारे पास फाइनेंसेस जो हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। दूसरा जो इंडिकेटर है हमारे पास इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? अगर 1000 बच्चा जीवित पैदा हुआ है तो उसमें से कितने बच्चों की मौत 1 साल की आयु से पहले हो जाती है, वो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हमारा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो 35 है, यानी कि अगर 1000 जीवित बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें 35 बच्चा 1 साल भी पूरा नहीं कर पाता, उससे पहले उसकी मौत हो जाती है। ये हमारा आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, ये रिसेंट डेटा हमारे पास है 35 राइट। श्रीलंका से कंपेयर करें तो काफ़ी कम है 6.1, भूटान फिर से 23.1, और बांग्लादेश से अगर बात कंपेयर करें तो बांग्लादेश का भी हमसे अच्छा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट उस हिसाब से अच्छा है। इसके बाद एक और हमारे पास जो कंपेयर करने के लिए है वो है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ 113 है। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि अगर 1 लाख बच्चा लाइफ बर्थ अगर जीवित पैदा हुआ है तो उसमें से कितनी महिलाओं का, यानी कितनी माताओं का डिलीवरी के टाइम मौत हो जाता है, या प्रेगनेंसी के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उनसे मौत हो जाती है। तो हमारे यहाँ अगर 1 लाख बच्चा जीवित पैदा होता है तो 113 महिलाओं की मौत हो जाती है प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम। ये हमारा स्टेटस है हेल्थ का, बहुत डराने वाला सच है ये। और ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे का आंकड़ा है। 2016 से लेकर 2018 के बीच में 2 साल का ये सर्वे है, उसके बाद हमारा ये सामने आया है आंकड़ा। काफ़ी रिसेंट डेटा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास इंडिकेटर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी अगर आप भारत के अंदर पैदा हुए हैं तो कितना आप जीने की, आपको कितनी उम्र तक संभावना है, कितने उम्र तक आप जीवित रहेंगे। भारत के अंदर आप 70 ईयर्स जो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। कंपेयर करेंगे अगर चाइना से और श्रीलंका से तो लगभग चाइना और श्रीलंका का 77 के आसपास। यूरोपियन कंट्रीज़ में 80 से प्लस ही है ज़्यादातर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी हम पीछे हैं राइट। उसके बाद जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हॉस्पिटल्स है ना, वो सारे, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ लगभग 2200 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स का कमी है। 6400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे पास और होने चाहिए थे, नहीं हैं, और जो अभी हैं उनका भी कोई ख़ास अच्छा हालात नहीं है। इक्विपमेंट्स की उनमें काफ़ी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की उनमें काफ़ी कमी है। बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन अगर देखें तो इंडिया के अंदर हर 1000 पॉपुलेशन पर सिर्फ 0.7 बेड्स हैं अवेलेबल हैं, सिर्फ 0.7। WHO का जो स्टैंडर्ड है, WHO का जो पैमाना है, उसमें कम से कम 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 5 तो होने ही चाहिए बेड्स अवेलेबल। हमारा टारगेट जो है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर हमने टारगेट रखा है कि इस साल के अंत तक हम इसको 0.7 से 2 तक लेके जाएंगे राइट। और ये टारगेट है 2017 में ही फिक्स किया गया था कि 5 साल के अंदर हमको ये करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें यानी डॉक्टर्स, नर्सेज या कोई भी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है हमारे पास, उनका अगर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे देश के अंदर लगभग 46% डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो का जहाँ तक सवाल है तो 1000 पॉपुलेशन में
हर 1000 लोग जो हैं उन पर सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स हैं हमारे पास। यानी 1000 लोग के लिए सिर्फ 0.7 डॉक्टर्स, एक डॉक्टर से भी कम, हमारा ये स्टैंडर्ड है। WHO का अगर पैमाना अगर देखें तो 2.5 होना चाहिए हर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर। हमारे पास कम से कम 2.5 डॉक्टर्स होने चाहिए, तो हमारे पास नहीं है। 2.5 डॉक्टर्स का काम 0.7 डॉक्टर्स कर रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि डॉक्टर्स के ऊपर वर्कलोड कितना ज़्यादा है। इसीलिए ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स से अगर आप मिलने जाएं तो काफ़ी तनाव में रहते हैं डॉक्टर, काफ़ी चिड़चिड़ा टाइप का स्वभाव, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस डेटा। काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है। जहाँ उनको देखना चाहिए था 10 पेशेंट, वहाँ वो देख रहे हैं 30 पेशेंट। तो इसलिए वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, नर्सेज के ऊपर भी। और हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब है कि अगर आपके देश के अंदर जितना भी पैसा हेल्थ सर्विसेज के ऊपर खर्च हो रहे हैं, तो उनमें लोग जो हैं अपने पॉकेट से कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, वो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। हमारे यहाँ लगभग 65% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। 65% का मतलब अगर हमारे देश के अंदर आप मान लो कि साल में पूरा 100 रुपया खर्च हो रहा है हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर, लोग अगर 100 रुपया खर्च कर पा रहे हैं, तो इसमें 65 रुपया 65 रुपीज़ लोग अपने जेब से खर्च करते हैं, और बाकी 35 रुपीज़ में गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज़ का एक्सपेंडिचर है। आप कहेंगे सरकारी अस्पताल में तो सारी सेवाएं मुफ्त हैं, फिर ऐसा क्यों? सरकारी सेवाएं मुफ्त ज़रूर हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन हॉस्पिटल्स ही कितने हैं? तो सारे लोग क्या सरकारी अस्पताल में इलाज करा पाते हैं? नहीं करा पाते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना होता है, और ऐसे में आपको खुद अपना पॉकेट से लगाना होगा खर्च। ये 65% जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, इसमें ज़्यादातर जो खर्च आता है हमारा दवाइयों के ऊपर आता है, लगभग 52%। अब ये आंकड़ों के मायने क्या हैं? क्या भारत की जो स्थिति है वो ख़राब है? बिल्कुल ख़राब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या इससे हम ये कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि हमारी सरकारों ने कुछ भी नहीं किया है पिछले 70 सालों में? क्या हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समाज का या किसी भी देश का सफलता का आकलन जो है बस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वो अभी कहाँ पर है, इस बात से होना चाहिए कि वो कहाँ से चला था और अभी कहाँ पर है। 1947 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो हमारा था, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 32 ईयर्स था हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी अगर आज़ाद भारत के पहले दिन अगर कोई व्यक्ति पैदा होता तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 32 ईयर्स तक ही वो बच पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हेल्थ सेंटर्स, हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बिल्कुल न के बराबर थी। यानी अगर कोई इंसान को कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गया, तो ना तो बीमारी का पता चलेगा और ना ही रोगी का पता चलेगा। रोग भी गायब हो जाएगा और रोगी भी गायब। ये सिचुएशन थी हमारी 1947 के अंदर। वहाँ से हमने डबल से भी ज़्यादा 70 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज हमारे पास है। तो क्या सरकारों ने कुछ नहीं की? तो बिल्कुल हमने सुधार तो किया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बात करें, 113 है अभी हमारे पास, कुछ सालों पहले की बात है। ये 135 था आंकड़ा, उसके बाद 122 हो गया, फिर 113, तो सुधार इसमें भी हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अभी 35 है, ये कभी 70 प्लस हुआ करता था, तो इसमें भी सुधार हुआ है। ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ स्कीम्स होती हैं हेल्थ को लेके। तो ज़रूरत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक तालमेल हो हेल्थ को लेके, और हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया जाए। इलेक्शंस में हेल्थ की बात हो, एजुकेशन की बात हो, और सबसे बड़ी बात अवेयरनेस की काफ़ी कमी है हमारे यहाँ। हम हेल्थ का जो परसेप्शन हमने बना कर रखा है सिर्फ फिजिकल हेल्थ, दैट इज़ समथिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। हमें अपना परसेप्शन चेंज करना होगा। सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ध्यान नहीं दे सकते हम अब। मेंटल हेल्थ और सोशल वेलबींग,
ये दोनों और ज़रूरी चीज़ हैं। तो जब भी आप हेल्थ की बात करें, जब भी आप हेल्थ की चर्चा करें या हेल्थ का विचार आए मन में, तो आप इन दोनों पैमानों को कभी ना भूलें। तो इस वीडियो के अंदर यही तक हम रुकेंगे, यहीं तक हमारा वीडियो है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपने लाइक करना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों, हमारा मेन पर्पस, हमारा मेन मोटिव क्या है? हमारा मेन मोटिव है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना हेल्थ को लेके। तो वो तभी होगा जब आप शेयर करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। तो आज के लिए इतना ही। फिर एक इसी तरीक़ा का एक टॉपिक हेल्थ से जुड़ा हुआ ही होगा, या एजुकेशन से जुड़ा हुआ, या कोई भी सोशल सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक पर हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना जो कंसेप्शन है हेल्थ को लेके उसको बदलें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लाएं। थैंक यू वेरी मच।